सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर लेक्चर्स, जहाँ पे आपको सारे फ्री लेक्चर्स वन बाय वन मिल रहे हैं और काफ़ी डिटेल में ये लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। और स्पेशली मैंने एनसीईआरटी को पकड़ करके ये सारा कुछ फॉलो किया है ताकि आप सीबीएसई के एग्जामिनेशन में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सके। और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपको इधर उधर एक्चुअली होता ये है कि आप जब भी सीबीएसई के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, आपके पास कंटेंट कुछ एकदम स्पेसिफिक नहीं होता, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आप बहुत कुछ पढ़ करके जाते हैं, लेकिन फोकस जो सीबीएसई करता है वो चीजें शायद आपसे छूट जाती हैं, इसलिए काफी कुछ आपके फोकस से बाहर होता है। और एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हैं तो फिर आप बस यही प्रे करते हैं कि किसी भी तरीके से 40-50 आ जाए, ठीक है। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि 70 आउट ऑफ 70 कैसे लेके आना है। तो उसके लिए यही आप लोगों को मैं कहूंगा कि वन बाय वन सारे लेक्चर्स को आप मेरे देखें और डिटेल में देखें, कोई भी चीज ना छोड़े। जितनी चीजें मैंने लेक्चर में करवाई हैं, जितने डेरिवेशंस करवाए हैं, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपिक्स आपके कवर अप किए हैं मैंने एनसीईआरटी बुक के। और इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, काफी सारे हम न्यूमेरिकल्स भी हर चैप्टर से करेंगे। तो आज जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। 3 एप्लीकेशंस हमने देखे थे। सबसे पहला हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखा था, दूसरा हमने देखा था एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा हमने देखा था 2 शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें भी हमने 3 केसेस देखे थे, एक जब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सेकेंड दोनों पे नेगेटिव होगा, थर्ड एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा। तो चौथा एप्लीकेशन आज हम देखते हैं गॉस लॉ का, दैट इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, ठीक है। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी के जो बुक में आप जब फॉलो करेंगे, जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो आपको एक स्पेसिफाइड टॉपिक मिलेगा, बट इसको हम और डिटेल में थोड़ा सा कवर अप करेंगे ताकि आपको थोड़ा और एक क्लियर व्यू मिल जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड ही होता है, बट बच्चे जो है उन चीजों को करके नहीं जाते। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अब देखिए, यहां पे बात हो रही है स्फेरिकल शेल की। तो हम अपने स्टडीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो स्फेरिकल शेल होगा, हम स्फेरिकल शेल को 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, एक कंडक्टिंग शेल और एक नॉन कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल के लिए आप एक और टर्म यूज कर सकते हैं, हॉलो शेल। और नॉन कंडक्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं सॉलिड शेल या फिर सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो कंडक्टिंग शेल में आप देखेंगे जो आपका स्फीयर है वो हॉलो है, यानी अंदर से खोखला है, जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल और अ प्लास्टिक बॉल। अंदर में कुछ भी नहीं होता, ओनली देयर इज अ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, ठीक है। अब देखिए, ये कैसा है नेचर का, कंडक्टिंग नेचर का है। तो जो चार्जेस होंगे वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लाइक दिस, ठीक है। समझ लीजिए कि कुछ रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से, क्योंकि ये कंडक्टिंग नेचर का है, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सारे के सारे चार्जेस क्या करेंगे, सरफेस पे एक्यूमुलेटेड होंगे, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर की, तो हम हमेशा यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या मिल रहा है, हमें एक सरफेस मिल रहा है। तो यहां पे जो मैं टर्म यूज करूंगा वो यूज करूंगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे, हम टर्म यूज करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने किससे डिनोट किया था, सिग्मा से डिनोट किया था, ठीक है।
तो ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर का पोर्शन हो गया। वहीं हम बात कर ले नॉन कंडक्टिंग शेल की या फिर एक सॉलिड शेल की, तो सॉलिड शेल यानी कि आप कंसिडर कर लीजिए एक लोहे का बॉल, ठीक है, जो पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो जब भी चार्ज हम देंगे किसी सॉलिड स्फीयर को, सपोज दिस इज अवर सॉलिड स्फीयर, जब भी इस पे चार्ज देंगे, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, तो चार्जेस को ये सरफेस पे आने नहीं देगा, सारे के सारे चार्ज को क्या करेगा, अंदर में ही एक्यूमुलेटेड कर लेगा। यानी कि सारे चार्ज कहां है, इसमें अंदर है, ठीक है। तो यहां पे किसकी बात होगी, यहां पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहां पे चार्जेस क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी मैं नॉन कंडक्टिंग शेल की बात करूंगा, मैं यूज करूंगा टर्म वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रो, ठीक है। लास्ट लेक्चर, ठीक है, 2 लेक्चर 3 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था हमने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आप उन लेक्चर से कर लेंगे। अच्छा, तो ये चीज क्या है, अक्सर हम रटने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम डेरिवेशन को रट करके एक उसका सॉलिड व्यू बना ले, लेकिन यहां पे रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको कंडक्टिंग शेल मिलेगा, यानी चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसलिए मैं टर्म यूज करूंगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी इसका डेरिवेशन करूंगा। वहीं पे सॉलिड स्फीयर की बात कर ले, तो सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, चार्जेस को बाहर जाने नहीं देगा, वो सरफेस वॉल्यूम के अंदर एक्यूमुलेट कर लेगा, इसलिए मैं टर्म यूज करूंगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक आप चार्ट बनाना चाहे तो बना लेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट डेरिवेशन, इसी के 2 पार्ट्स, दोनों को अलग अलग करके मैं डिराइव करूंगा, यहाँ पे उस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन देखते हैं शेल ऑफ चार्ज या फिर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, डायग्राम बना ले, बिल्कुल ठीक है, स्फेरिकल शेल के लिए हो रहा है। तो ये है मेरा स्फेरिकल शेल, जिसपे चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि चार्जेस हर जगह पे बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज ये सेंटर था, ठीक है, ये जो हमने स्फेरिकल शेल लिया है, इसका रेडियस मैंने बोल दिया कि कैपिटल आर है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए हम अब अलग अलग जगहों पे निकालेंगे। कहां कहां पे निकालते हैं, एक हम इस शेल के बाहर में किसी पॉइंट पे निकाल करके बता दें, एक हम इसके सरफेस पे निकाल के बता दें, और एक इस शेल के अंदर में निकाल करके बता दें। तो इन 3 पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट P पे हम कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल, किसी भी पॉइंट P पे। तो जो पॉइंट P कहां है, शेल के बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंसीडर अ पॉइंट P, और कंसीडर अ गॉसियन सरफेस विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट P। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस हम इमेजिन करते हैं जो कि इस पॉइंट P से पास होता है। तो ये है मेरा गॉसियन सरफेस जो इस पॉइंट P से पास हो रहा था। सपोज ये जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अच्छा, निकालिए, कैसे निकलेगा, तो ये हमारा A पॉइंट है, फील्ड आउटसाइड शेल। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लिख लेंगे, कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विच पासेस थ्रू पॉइंट P ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है, ओके। फ्लक्स बताइए, फ्लक्स इस पॉइंट P से कितना पास होगा, तो फाई का फॉर्मूला हमको पता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E del S cos थीटा। अच्छा, cos थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो हर पॉइंट पे ये बाहर की ओर निकालेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ई पे भी ये बाहर की ओर होगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर भी हम देखेंगे तो सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भी बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो ई और एन के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री, छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थीटा एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। ई और एन के बीच का एंगल दैट इज 0 डिग्री। तो यहां पे हम कंसिडर करेंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डेल एस कॉस 0। कॉस 0 इज हाउ मच, 1। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ई आपका इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस। और ये क्या है आपका फाई। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, ई तो ठीक है। अब सरफेस इंटीग्रेशन, ये स्मॉल एरिया डेल्टा एस, यहां पे सपोज एक स्मॉल एरिया था, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस पूरा क्या आ जाएगा, पूरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई, अब कौन सा आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बताइए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, ओके। Q को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, या साइड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैंने बताया था कैसा स्फीयर है ये, कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर में आपको मैंने बताया था चार्जेस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई। अब ये एरिया आर किसका लेंगे, स्फीयर का, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू की जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई का एक फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर को नीचे भेज दे तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये बन के आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को ये आपने किया, इस पॉइंट से मैं एक अलग डेरिवेशन कर रहा हूं, एक अलग फॉर्मूले के लिए, ठीक है। क्या अलग फॉर्मूला सर, तो देखिए डेल्टा एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दो तो ई का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, इसको अरेंज करके लिख ले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आता है कि नहीं, आएगा ना, आएगा ना भाई। ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, बस इसे नीचे लिख देना है, ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ई का हमने 2 अलग अलग टर्म में ये फॉर्मूले निकाल करके बताया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, इस सरफेस के बाहर में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, ले लिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द सरफेस बताइए सर, बताते हैं फील्ड एट सरफेस, सरफेस की बात करें, ठीक है। सरफेस पे बस एक ही चीज चेंज हो रहा है, ये जो रेडियस स्मॉल आर था वो सरफेस पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो आपका डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर था, तो स्मॉल आर की जगह लिख देंगे कैपिटल आर, तो क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। बस स्मॉल आर की जगह ये रिड्यूस होके क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो हमारा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ गया, बहुत इजी था, ठीक है, ओके। ये हमारा बी था, ठीक है, हो गया। सी तीसरा, फील्ड इनसाइड शेल, फील्ड इनसाइड शेल निकाल के बताइए। अच्छा, तो फॉर्मूला तो यही है, E इज इक्वल्स टू कहां पे निकालना है, तो मान लीजिए यहां पे निकालना है,
ठीक है, इस पॉइंट पे निकाल करके बताइए। इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया P, तो फिर से वही काम, इस पॉइंट P से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, जिसका रेडियस आप ये कोई स्मॉल r मान लीजिए। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। बट फॉर्मूला तो यही होना चाहिए, बट यहां पे एक बट लग जाता है। क्या बट लग जाता है, देखिए तो सही, Q कहां पे है, Q तो है सिर्फ सरफेस पे, और सरफेस से ये बाहर की ओर, ठीक है, इनसाइड कोई Q नहीं है, ठीक है, बट Q इनसाइड सरफेस इज 0। अगर इस फॉर्मूले में आप लिखेंगे 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर में 0 होता है, फिर सरफेस पे कुछ होता है और बाहर फिर बढ़ता चला जाता है। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। तो आप देखेंगे कुछ अगर रेफ्रेशर्स वगैरह आप फॉलो करते हैं तो रेफ्रेशर में एक ग्राफ बना करके बताता है, दैट इज E वर्सेस R ग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियस के साथ किस तरीके से वेरी हो रहा है। तो मान लीजिए मैंने y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया और x एक्सिस पे रेडियस बना दिया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। तो ये तो हमने देख ही लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों जगह पे निकाल लिया। अच्छा, यहां से शुरू करता हूं, ठीक है, अभी यहां R की वैल्यू कितनी है, 0, बढ़ता गया 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है, R बढ़ रहा है ना। अच्छा, यहां पे R E कितना है, अरे अंदर तो 0 ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है। कब तक 0 रहेगा, जब तक कि ये कैपिटल R के बराबर ना हो। तो मान लो कि ये पॉइंट था मेरा कैपिटल R का, तो E की वैल्यू तो यहां तक 0 होगी और सडनली इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले में देखिए, ये है आपका फॉर्मूला, इसमें जब ये R डिनोमिनेटर में R स्क्वायर है, जब ये टर्म बढ़ेगा तो E क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे रिलेशन कैसा आएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ये इस तरीके से ऐसा कम होता है, ठीक है। अगर ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R होता तो ये ग्राफ कैसा आता, ये ग्राफ आता है ऐसा, ठीक है। इनवर्स ये स्क्वायर है इसलिए ये ऐसा नीचे गिरता है, ठीक है, सडन डिक्रीमेंट आता है, सडनली नीचे डाउन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अब इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब R की वैल्यू मिनिमम होगी, और R की वैल्यू मिनिमम जहां पे Q होगा दैट इज कैपिटल R पे। तो R इज इक्वल्स टू कैपिटल R पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप R को इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये E वर्सेस R ग्राफ आपका एक मैंने कंडक्टिंग शेल के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके समझ लिया है, ठीक है। तो इस चीज को आप कर लीजिए, डेरिवेशन करना चाहे कर लेंगे इसे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। इसी में हमने फर्स्ट देख लिया एक कंडक्टिंग शेल के लिए, एक और डेरिवेशन हम देख लेते हैं नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए, अच्छा इसमें एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, नोट करके ये डेरिवेशन करने से पहले एक टर्म लिख लेंगे, क्या है ये लिख लेंगे, only charges inside the sphere is responsible for creating electric field. ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे
तो जिस भी हम गॉसियन सरफेस को लेंगे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज इंक्लोज होगा सिर्फ उसी की बात होगी। इसके बाहर अगर कोई चार्ज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हो गया होगा ये, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया जिसके अंदर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये सपोज इसका सेंटर है। अब यहां पे भी फिर वही 3 पॉइंट्स पे आपको निकालने हैं। किन 3 पॉइंट्स पे निकालने हैं? एक बाहर, एक सरफेस पे, एक अंदर। ठीक है, तो पहला हम बाहर निकालते हैं किसी भी पॉइंट पी पे। ठीक है, तो जो हमारा कंसीडरेशन था वो पहले तो पूरा कर लेते हैं कि एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि आपका रेडियस कैपिटल आर का है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी से एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करके बना लेंगे। तो ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। ठीक है, अच्छा तो बताइए फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लो होगा? तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डेल एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे फिर से चेक करेंगे ई का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर एन का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ई डेल एस। ठीक है, तो ई बाहर आ गया और डेल्टा एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लेंगे। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरफ बात करते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वो पॉइंट याद करिए जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहां पे चार्जेस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, या फिर क्यू बाई वी सिंपली बोल लीजिए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वी, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहां पे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आप रख लेंगे तो डायरेक्टली आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट एक तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर को रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सजा के रख रहा हूं, आर स्क्वायर इस तरफ। तो ये आउटसाइड के लिए एक फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था ना, ये ए लिख लो, ई आउटसाइड के लिए। ठीक है, एट सरफेस के लिए, एट सरफेस के लिए, तो एट सरफेस पे ये r इज इक्वल टू क्या हो जाता है? कैपिटल R हो जाता है। तो ई एट सरफेस क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गए। थर्ड यहां पे कर लेते हैं। इनसाइड सपोज ये पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये पॉइंट जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट पी, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगेन इस पॉइंट पी से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लीजिए, ये है वो गॉसियन सरफेस। क्लियर है? अगर डायग्राम थोड़ा सा हौच पौच लग रहा हो तो फिर से आपको बता दूं, ये है पॉइंट पी जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पी से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस आपने इमेजिन किया। सपोज दिस इज आर गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। तो अगेन आपके पास डेरिवेशन तो यही है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं ना, फाई इज इक्वल टू ई डेल एस। ठीक है, कॉस 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ई बाहर आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्यू का फॉर्मूला हमने देखा था रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये कैपिटल आर नहीं लेंगे, क्यों यहां पे स्मॉल आर लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज एक्यूमुलेटेड होंगे उसकी वजह से होगा, ना कि उसके बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए वो पॉइंट लिखवाया था, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बताया, वॉल्यूम में आप ये स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। तो ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहीं पे मैं कर देता हूं, ठीक है। और कुछ कटता है क्या, हाँ, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ई का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, ई का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, क्या बच गया यहाँ पे सिग्मा और आर, और नीचे क्या बच जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, ये आप कर लीजिएगा। तो यहां पे आप, आई होप अब आपके सारे जितने भी मन के दुविधाएं होंगे, अगर आपने एक बार मेरे पढ़ाने से पहले कभी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के डेरिवेशंस को देख करके। तो अब आई थिंक आपका मैंने काफी दुविधाओं को दूर करने की कोशिश की है, और डेरिवेशंस को रट करके याद करने के बजाय आप समझ करके कर सके, ये काफी हद तक मैंने कोशिश की है कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट वाले, ये आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और जगह ले लेता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा करके। तो जैसा कि हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाया था, तो यहाँ पे भी बना करके देख लेते हैं। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है, ई वर्सेस आर का ग्राफ करो, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है, कहां से, आर इज इक्वल टू 0 से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इनिशियली देखिए अंदर में फील्ड इनसाइड द स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये फॉर्मूला निकल के आया। तो यहां पे देखिए ई और आर के बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है कि नहीं। रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ई और आर के बीच ये डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, आएगा, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस की बात करो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाला था, यही फॉर्मूला तो है सरफेस के लिए। अब यहां पे देखिए ई और आर के बीच कैसा रिलेशन है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर तक तो मस्त बढ़ा, ठीक है, एकदम मस्त बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे अब मैं बाहर जाऊंगा तो अब रिलेशन कैसा हो गया, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि अब क्या होगा, ई डिक्रीज होगा, और कैसे, इनवर्सली स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ई और आर के बीच कैसा रिलेशन है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा कि कैसे एक नॉन कंडक्टिंग के लिए ग्राफ बनता है, कैसे एक कंडक्टिंग के लिए ग्राफ बनता है, ई वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप डेरिवेशन कर सकते हैं, ग्राफ आप काफी इजीली समझ सकते हैं। और आज की क्लास के बाद ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन फर्स्ट चैप्टर का हम बाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है फर्स्ट चैप्टर का खत्म हो गया है। इसके बाद जितने भी अब आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स आप नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर भूल जाइए कि आप फिजिक्स में बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक कहानी है, ठीक है। जैसे कि ऋषि मुनियों से राम भगवान क्या लेते थे, पहले पूरा ज्ञान लेते थे, उसके बाद तीर छोड़ते थे, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको ज्ञान तो दे दिया, अब तीर आपको चलाना है, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना ज्यादा
इधर उधर मत जाइए, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक खोलिए और उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, और उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर आप में टैलेंट है तो एडिशनल क्वेश्चंस भी है, एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं हर चैप्टर में। आप ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एडिशनल क्वेश्चंस पे भी स्विच करिए। तो आज हम अपना चैप्टर 1 बाइंड अप कर रहे हैं। मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये असाइनमेंट है कि वो सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से रिलेटेड है उनको भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।